प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले दिनों से हम हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, इन बिंदुओं पर चर्चा की है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम आदिकाल में रचित ग्रंथों के बारे में जानकारी करेंगे। आदिकाल जो है हिंदी साहित्य का, वो हमने देखा था कि 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक माना गया है। हालांकि भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से इसका काल विभाजन अलग अलग तरीके से अलग अलग समय सीमा में किया है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो सर्व स्वीकृत है उसमें आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने उनके ग्रंथ में हिंदी साहित्य के बारे में या किसी भी साहित्य के बारे में लिखा था कि साहित्य का जो इतिहास होता है वो जनता की चित्तवृत्तियों का संचित अभिलेख होता है, और चित्तवृत्तियों के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसीलिए हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो हिंदी साहित्य लिखा गया उसको निश्चित रूप से कोई परिस्थितियां थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया और वैसा साहित्य लिखा गया, क्योंकि साहित्य वैसा वही लिखा जाता है जैसा वातावरण होता है, परिस्थितियां होती है। तो आदिकालीन परिस्थितियां क्या थी जिनसे आदिकालीन साहित्य रचा गया, उन पर भी हम एक संक्षिप्त जानकारी करेंगे। आदिकाल के समय यानी 1000 ईस्वी से 1350 या इससे कुछ पहले तक जो परिस्थितियां थी, उनमें राजनीतिक परिस्थितियों में अगर हम देखें तो उस समय महाराज जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन का पतन हो चुका था। उसके बाद कोई केंद्रीय सत्ता का अभाव था। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों पर कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता जब नहीं रही तो छोटे छोटे राज्य बने। वे जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने कोई देश मानते थे और उसकी रक्षा करना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। दूसरे राजाओं से उनका मनमुटाव चलता रहता था, वैमनस्य की भावना चलती रहती थी, तो वो आपस में ही लड़ते थे। इसलिए उस समय अराजकता का युग था और एक असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी। राजपूतों का उदय हो चुका था और राजपूत वीर थे। छोटी छोटी बातों पर युद्ध करना उनका एक शौक था। इस तरह से जब केंद्रीय सत्ता नहीं रही तो एक उथल पुथल का राजनीतिक वातावरण आदिकालीन परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा रासो जैसे काव्यों की रचना की गई। सामाजिक परिस्थितियां उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रधानता थी। अंधविश्वास, कुरीतियाँ जिसमें सती प्रथा, अशिक्षा, उच्च वर्ग की विलासी प्रवृत्ति, राजपूतों का वीरतापूर्ण लड़ना झगड़ना, निम्न वर्ण की दयनीय दशा, वेदों में अविश्वास, नीची जाति के लोग सिद्ध बनने लग गए थे और स्त्रियों को भोग की वस्तु माना जाता था। तो इस तरह से सामाजिक वर्ण व्यवस्था का जो ताना बाना था आदिकालीन समय में, वो छिन्न भिन्न हो गया था। धार्मिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत
विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उदय उस समय हो गया था। राजस्थान में शैव मत के अनुयायी राजपूत थे। बाह्य आडंबरों का धर्म में बोलबाला था। जो ब्राह्मण धर्म था उसमें विभिन्न प्रकार की मूर्ति पूजा आडंबर इनका बोलबाला हो गया था। और उनसे बच कर के जो निम्न वर्ण के लोग थे वो सिद्ध बन गए थे, क्योंकि सिद्धों में वहाँ जाति वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इसी समय इस्लाम धर्म का प्रवेश भी भारत में हो गया था। तो इस्लाम धर्म भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, क्योंकि जो निम्न वर्ण के लोग थे वो हिंदू धर्म की बुराइयों से पीड़ित थे और वो कुछ इस्लाम धर्म की ओर भी कह सकते हैं अग्रसर हो रहे थे या उनको मिलाया जा रहा था। तो धार्मिक परिस्थितियां इस समय विषम थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिमालय के पाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। जनमानस पर गहरा असंतोष और क्षोभ छाया हुआ था। इसी कारण कवियों ने खंडन मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखा। आर्थिक परिस्थितियां भी इस समय बहुत बुरी थी। कृषि की प्रधानता थी। समाज में दो वर्ग थे, एक उच्च वर्ग जिसमें सामंत आते थे, क्षत्रिय आते थे, वो विलासी थे। एक निम्न वर्ग था जिसकी स्थिति दयनीय थी, उनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं था, व्यापार का ह्रास हो चुका था क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे। तो हम देखते हैं कि आर्थिक जो परिस्थितियां थी वो विकट थी। इस समय जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थी उसमें मिश्रित संस्कृति का निर्माण हो रहा था, क्योंकि मुसलमान यहाँ आ गए थे तो उनकी संस्कृति और हिंदू संस्कृति का आपस में मेल हो रहा था। वो मेल कई तरह से दिखाई दे रहा था। भवन निर्माण में भी वो दिखाई दे रहा था, कला, संस्कृति, साहित्य सब में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा था। साहित्यिक जो प्रवृत्तियाँ थी इस समय तीन भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा था। संस्कृत के कवि थे जो चली आती हुई परंपरा में अपना साहित्य रचना कर रहे थे। प्राकृत और अपभ्रंश में भी एक वर्ग था जो उसको देश भाषा या जन भाषा मान करके उसमें रचना करते आ रहे थे। और दूसरा जो उस अपभ्रंश को छोड़ करके और हिंदी भी अपना रूप दिखा रही थी, तो एक वर्ग वो था जो हिंदी में काव्य रचना कर रहा था, हिंदी की बोलियों में, डिंगल में, पिंगल में भी रचनाएं कर रहा था। तो इस प्रकार आदिकालीन जो साहित्य था उसको प्रभावित करने वाली ये परिस्थितियां उस समय विद्यमान थी। अभी हिंदी साहित्य का आरंभ काल कब से माना जाए, इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने 1000 ईस्वी निर्धारित किया है, तो वो एक मोटी सी समय सीमा निर्धारित कर ली गई है। वैसे विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो समय सीमा बताई गई है उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। मिश्रबंधु 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर दर शर्मा गुलेरी 10वीं सदी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल 993 ईस्वी यानी 1050 विक्रमी संवत से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। इससे पहले के साहित्य को वो या तो सांप्रदायिक साहित्य कहते हैं या अपभ्रंश का साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 7वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं और इसीलिए वो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने जो काल विभाजन किया है उसमें संधि काल और चारण काल, संधि काल इसीलिए उन्होंने जोड़ा है क्योंकि उनको लगता है कि एक संधि काल था जो अपभ्रंश और हिंदी को जोड़ रहा था। डॉक्टर नगेंद्र 8वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी से मानते हैं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। तो ये विभिन्न विद्वानों द्वारा जो मत हैं वो हैं मोटे तौर पर हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है।
इससे पहले का जो साहित्य है वो या तो अपभ्रंश में है या प्रमाणित है, इसलिए जो रचनाएं लिखी गई वो 1000 ईस्वी के आसपास जाकर के ही लिखी गई हैं। आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है, आदिकालीन हिंदी साहित्य एक रूप में नहीं मिलता है। इसमें मुख्य रूप से ये साहित्य मिलते हैं अपभ्रंश साहित्य, यानी जो उस समय अपभ्रंश भाषा प्रचलित चली आ रही थी, तो एक वर्ग था जो अपभ्रंश में साहित्य रचना कर रहा था। अब वो अपभ्रंश हालांकि अपभ्रंश का है, लेकिन हिंदी के शब्द उसमें मिलते हैं, या हिंदी का से वो एक तरह से जुड़ा हुआ है, इस कारण उसको आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद सिद्धों का साहित्य आता है, इसके बाद नाथों का साहित्य आता है, जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा आती है, रासो साहित्य जो वीर गाथा में लिखा गया है, लौकिक साहित्य भी इस समय लिखा गया है, और कुछ फुटकल रचनाएं भी लिखी गई हैं। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण हम 7 भागों में कर सकते हैं: अपभ्रंश, सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक और फुटकल रचनाएं। अब हम आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ इस समय रचे गए। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में जो प्रमुख कवि आते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है स्वयंभू का। स्वयंभू के पौमचरियु, रिटनेमी, स्वयंभू छंद, ये ग्रंथ प्रचलित है। पौमचरियु अपूर्ण ग्रंथ है, राम कथा इसमें वर्णित की गई है। राम इसमें कथा के अंत में निर्वाण प्राप्त करते हैं। इनका जो समय है 783 ईस्वी के आसपास बताते हैं। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि इनका पौमचरियु राम कथा का ग्रंथ है। इसके बाद पुष्पदंत एक बहुत बड़े कवि हैं अपभ्रंश के, इनका महापुराण ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन्होंने नया कुमार चरित, जसहर चरियु ग्रंथ लिखे हैं। इनका समय 10वीं शती माना जाता है। ये एक धार्मिक रचना है। इसमें 43 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन राम कथा के में वर्णित है। इनको अपभ्रंश का बहुभूति भी कहा जाता है। धनपाल की एक रचना मिलती है जिसका नाम है भविष्यत कहा। इसमें एक वणिपुत्र भविष्य दत्त की कथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहमान। इनका एक ग्रंथ मिलता है संदेश रासक। इनका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का पहला कवि भी बताया है, और एक हिंदी के पहले मुसलमान कवि के रूप में भी अब्दुल रहमान को जाना जाता है। इनका संदेश रासक एक विरह काव्य है। ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का सूत्रपात होता है। नक्सिक यानी नाखून से लेकर सिक यानी चोटी यानी सर्वांग सभी अंगों, नायिका की सभी अंगों का वर्णन करने की जो परंपरा है वो हिंदी में इसी ग्रंथ से प्रारंभ मानी जाती है। इसके अलावा जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास ग्रंथ भी अपभ्रंश का प्रमुख ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी का समय है। 80 पदों का नृत्य गीत काव्य है। जो हिंदू का परमात्मा प्रकाश, योगसार, ये 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 6ठी शताब्दी इनका समय माना जाता है। धर्म दर्शन पर आधारित इनके ये ग्रंथ हैं। राम सिंह का पाहुड़ दोहा 11वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें दार्शनिकता का प्रभाव है। राम सिंह का जो पाहुड़ दोहा है वो दोहा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य में दोहा काव्य की परंपरा इसी पाहुड़ दोहा से मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में जो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य है वो पूरी तरह समृद्ध है,
और बहुत अच्छे और कई कवियों ने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला है, चाहे वो छंदों की दृष्टि से देखी जाए या भाव और भाषा की दृष्टि से देखी जाए, इन्हीं ग्रंथों ने तैयार की है। अब हम देखते हैं आदिकालीन सिद्ध साहित्य। उससे पहले हम ये समझते हैं कि सिद्ध कौन थे। तो सिद्धों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया। उसकी दो शाखाएं हुई, हीनयान और महायान। महायान आगे चल कर के वज्रयान में परिवर्तित हुई। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी जिसमें तंत्र मंत्र की साधना पर बल दिया जाता था। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। सिद्धों का संबंध वज्रयान ही सिद्ध कहलाते थे। इनका स्थान मध्य देश का पूर्वी भाग, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। वज्रयान तत्व का प्रसार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जनभाषा में लिखा गया, वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। इनकी संख्या 84 बताई जाती है। इनके नाम के पीछे पा लगता है, जैसे सरयपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कर्णपा, कुकरीपा आदि। ये एक आदर सूचक शब्द माना जाता है। प्रथम सिद्ध सरयपा को माना जाता है। सहज जीवन पर बल देते थे, इसीलिए इन्हें सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। जो प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं उनमें सरयपा 769 ईस्वी, इन्होंने दोहा कोश की रचना की। सबरपा 780 ईस्वी, इन्होंने चरियापद की रचना की। लुईपा 773 ईस्वी, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनको प्राप्त था। डोम्बीपा 840 ईस्वी, डोम्बी गीतिका और योगचर्या की रचना इन्होंने की है। कर्णपा 820 ईस्वी के लगभग माने जाते हैं। इन सभी का जो समय है वो लगभग माना जाता है। डोम्बीपा ने डोम्बी गीतिका योगचर्या की। कर्णपा 820 ईस्वी के आसपास थे। 74 ग्रंथ रचित बताए जाते हैं। कुकरीपा इनके गुरु चरपटिया थे। 16 ग्रंथ इनके द्वारा रचित बताए जाते हैं। अब सिद्धों की जो विशेषताएं थी इनके काव्य की, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिद्धों ने नैरात्म भावना, निराशा की भावना इनमें थी। काया योग, शरीर के योग के बारे में, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का तीव्र विरोध किया है। क्योंकि ये जो लोग थे ये निम्न वर्ण से आते थे और निम्न वर्ण में ये चमत्कार प्रदर्शन के द्वारा उनको अपना अनुयायी बनाते थे। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा क्या है? वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है, इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। इनकी जो भाषा है उसमें पूर्वी क्षेत्र की बोलियों के शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा से परिवर्तित होते हुए वज्रयान में बदली। वज्रयान ही सिद्ध कहलाते थे। ये तंत्र मंत्र की इनमें प्रधानता थी और ये जो सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। प्रमुख जो सिद्ध हैं वैसे इनकी संख्या 84 है, लेकिन प्रमुख जो हैं वो सरयपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कर्णपा, कुकरीपा आदि को माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य और अभ्रंशकालीन जो साहित्य है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे नाथ साहित्य और आगे जो रासो साहित्य आएगा
उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।